हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो जो मोना लोआ उदाहरण है वो है हमारे सक्रिय ज्वालामुखी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो जो जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान है वो है कच्छ के रण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कच्छ के रण। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, इंदिरा पॉइंट, पूछा जा रहा है कि उसकी जो दूरी है भूमध्य रेखा से कितनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 876 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 876 किलोमीटर है इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? तो जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित उत्तर पश्चिम भाग में जो दर्रा स्थित है वो है बोमडीला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बोमडीला दर्रा। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो जो ब्राह्मणी सहायक नदी है वो है महानदी की। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महानदी की सहायक है ये। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। तो जो मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है वो किया जा सकता है ऊंची कीमतों के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऊंची कीमतें। भारत में मुद्रा को जारी करने और उनके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धतियों को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो जो भारत में जो मुद्रा जारी की जाती है और उस पर जो विनिमय पर जो लागू होने वाली जो पद्धतियाँ हैं, उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। ठीक है, उसको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है वो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब बैंक दर में कमी हो जाएगी तो पूछा जा रहा है कि ऋण की जो उपलब्धता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऋण बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऋण बढ़ जाएगा। कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिषद का नाम नहीं है? तो जो कोर्ट है, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा खेल परिषद है जिससे वो संबंधित नहीं है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलो से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पोलो। अगर देख लेते हैं, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जो ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1929। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1929 में की गई थी ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से था? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहनाई बजाते थे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शहनाई बजाते थे वो। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय थल सेना का जो पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में स्थित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता। विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व आदिवासी जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 अगस्त। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो वर्ष 1997 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था क्योटो में। ऑप्शन नंबर ठीक है, क्योटो में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योटो। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 के अनुसार पूछा जा रहा है कि कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से मैं कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक साइड हमें राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और दूसरी साइड राज्य दिए हैं। बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य से संबंधित नहीं है।
तो देख लेते हैं इसको। बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक से है, बिल्कुल सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है ये भी। सिमलीपाल, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और पिन वैली, तो पिन वैली सिक्किम, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो जो जैव निम्नीकरणीय है, पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो जो हमारा रबर हो जाएगा वो जैव निम्नीकरणीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रबर। किस वेद के ऋचा रचन किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था? तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको सारे वेदों के बारे में। जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद की जो ऋचाओं को जो पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है होत्र। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? तो जो वेदांग नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ज्ञान। ज्ञान वेदांग नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? तो एक साइड हमें दर्शक दिए हैं और दूसरी साइड हमारे प्रवर्तक दिए हैं, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। न्याय, न्याय गौतम, बिल्कुल सही है ये। सांख्य, सांख्य कपिल मुनि, ये भी सही है, ठीक है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, उत्तरी भाषा, उत्तरी भाषा जैमिनी लिखा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। चौथा देख लेते हैं। वैशेषिक, वैशेषिक उलूक, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो कौन सा जो मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है, देख लेते हैं उसको। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए गलत है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये भी सही है। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। अकबर के बाद जहांगीर था, शाहजहां नहीं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, ठीक है। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष से स्थानांतरित किया था? तो जो अकबर ने अपनी जो राजधानी को पूछा जा रहा है कि आगरा से जो फतेहपुर सीकरी लाया था ना, वो कौन से साल लाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1571 में लाया था। इंपॉर्टेंट है और कई बार सुमेलित करों में भी आ जाता है, ठीक है ये। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, 1571 में लाया था वो आगरा से फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी को। और राजधानी दिल्ली कब आई थी ये बताइए कमेंट करके, अगर आपको पता है तो। झलकी की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? तो जो झलकी की संधि हुई थी वो किसके मध्य हुई थी? वो हुई थी निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य झलकी की संधि हुई थी। चार्ल्स मैकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो जो चार्ल्स मैकॉफ था और राजा रणजीत सिंह थे ना पंजाब क्षेत्र के, तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो अमृतसर की जो संधि हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि, ऑप्शन नंबर बी। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सब मैं, ठीक हो। किसने सिपाही विद्रोह कहा था, किसने देशी आंदोलन कहा था, किसने, अलग अलग मत थे ना सबके, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ ये। तो जो 1857 की क्रांति को पूर्णतः जो सिपाही विद्रोह कहा गया था वो कहा गया था लॉरेंस एवं सीले द्वारा, ठीक है। लॉरेंस और सीले ने क्या कहा था कि 1857 की जो क्रांति थी वो एक सिपाही विद्रोह थी पूर्णतया। फराजई आंदोलन, तो जो फराजई आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, ठीक है हम इसमें। तो शरियातुल्लाह मियाँ, जो शरियातुल्लाह मियाँ थे, इन्होंने फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए
निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्ताव एवं अनुमोदक होते हैं? तो जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार के लिए पूछा रहा है कि निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या पूछी जा रही है। तो जो प्रस्तावक होते हैं वो होते हैं 50 और अनुमोदक होते हैं 50, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 50-50, प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50। अगला देखते हैं। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो जो परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार पूछा जा रहा है कि जो अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में जो आरक्षित सीटें थी वो कितनी है, ठीक है? उनकी संख्या कितनी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 84, यानी 84 सीटें थी लोकसभा के लिए आरक्षित अनुसूचित जातियों के लिए। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है। तो जो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं उसकी जो कार्य अवधि होती है वो होती है मई से अप्रैल। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, मई से अप्रैल, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो संविधान के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया था वो कब किया था? तो इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है? 1946, और इसमें डेट भी आ रखी है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? प्रस्तुत या पेश किया था। ऑप्शन नंबर सी। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो विधि निर्माण यानी नियम को जो बनाने की जो प्रक्रिया है, पूछा जा रहा है कि सीधे शब्दों में नियम बनाने की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में कौन से देश से ली गई है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था? तो कौन सा ऐसा वाद विवाद हुआ था, पूछा जा रहा है कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रस्तावना थी ना उसको संविधान का अंग नहीं माना गया? तो वर्तमान में जो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और उसमें संशोधन अगर कितनी बार किया गया पूछा जाए तो उसमें एक बार संशोधन हो चुका है, ठीक है? ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैं। अब मैं जब पॉलिटी की क्लास लाऊंगा तो उसमें दोबारा से सारे टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये देख लेते हैं अभी। तो कौन सा ऐसा वाद विवाद हुआ था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रस्तावना था उसको संविधान का अंग ना मानते हुए उसमें संशोधन करने के लिए मना किया गया था, ठीक है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरुवाडी केस हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हुआ है, बेरुवाडी केस। और जो केशवानंद भारती केस दिया ऑप्शन नंबर सी, इसी में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है? केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और बेरुवाडी जो केस हुआ था उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। आगे देखते हैं। और बेरुवाडी केस पहले हुआ था और केशवानंद केस बाद में हुआ था, ठीक है? तब एक बार संशोधन हो चुका है प्रस्तावना में। अगला देखते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनके जो हितों का संरक्षण है पूछा जा रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 29 में वर्णित है, ठीक है? वो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी जो नागरिक होते हैं उनको प्राप्त नहीं है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुति के आधार पर किया जाता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त का जो विभाजन करते हैं ना, पूछा जा रहा है कि इसकी संस्तुति के आधार पर किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्तीय आयोग की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित पदार्थ होता है वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? सार्वजनिक मूत्रालय में गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो जो सार्वजनिक मूत्रालय में जो गंध आती है वो पूछा जाएगा कि कौन सी गैस के प्रभाव के कारण आती है? इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनिया, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो जो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो है
ऑप्शन नंबर सी मीथेन। गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो जो गति का नियम था उसको किसने प्रतिपादित किया था? इसका तो हमारा सही आंसर है वो है न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यूटन ने प्रतिपादित किया था गति के नियम को। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो जो ऊष्मा की इकाई नहीं है वो हो जाएगी वॉट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वॉट ऊष्मा की इकाई नहीं है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। कुल विद्युत लागत कितनी होगी? तो पूछा जा रहा है कि जब 100 वाट के बल्ब 5 घंटे तक चलाए, सॉरी 100 वाट के 5 बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो जो कुल लागत होगी वो कितनी होगी? तो इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कितनी यूनिट खर्च होगी वो बताना हमने। तो ऑप्शन नंबर बी 10 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 10 यूनिट खर्च होगी हमारी। अगला देख लेते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसमें भार, जो उसका भार होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। ठीक है, घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित रहता है, इसमें से कोई नहीं। तो जब लोहे पे जंग लगता है तो उसके जो भार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भार बढ़ जाता है उसका। अगला देख लेते हैं। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिक किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो जो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिक है वो पूछा जा रहा है कि कौन से पौधे का जो वनस्पति नाम है। ठीक है, इसको हमारा हो जाएगा सरसों का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सरसों। निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो जो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज है वो है प्रोफेज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रोफेज है सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो जो ग्लाइकोजन है उसका जो संग्रह होता है हमारे शरीर के यकृत एवं यकृत तथा पेशियों में होता है। ठीक है, यकृत तथा पेशियां बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत और पेशियों में होता है। अगला देख लेते हैं। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, तो जो शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक है पूछा जा रहा है कि कारण क्या है? इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसलिए हमारे शरीर में क्या है, एंजाइम आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे हम। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? मोनोसेकेराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोनोसेकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट का जो अंतिम उत्पाद होता है। यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो जो यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। तो हमने टोटल 50 एमसीक्यू देख लिए हैं, अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल है। तो जो अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है। तो देवप्रयाग के बाद यह जाती है तो वो गंगा नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार से भारत के जो मैदानी भाग है वहां पे प्रवेश कर लेती है। ठीक है, गंगा नदी। और भारत में देखा है तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर बहती है। आगे देख लेते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाने जाता है पद्मा के नाम। तो गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो वहां पद्मा के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाता है। पद्मा कहा जाता है गंगा को और जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। नदियां दी हैं और संगम दिया कि कौन सी नदी का संगम कहाँ पे होता है? अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में संगम होता है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी का। अलकनंदा एवं मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो रुद्रप्रयाग से शुरू होगी, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अलकनंदा एवं पिंडर, तो जो अलकनंदा और पिंडर है वो कर्णप्रयाग में आती है। ठीक है, तो और अगला देख लेते हैं। धौलीगंगा एवं विष्णुगंगा, तो जो धौलीगंगा और विष्णुगंगा का संगम होता है वो होता है विष्णुप्रयाग में। तो नदी, उद्गम स्थल और सहायक नदियां देखनी हमने। तो सिंधु नदी, तो जो सिंधु नदी है मानसरोवर झील से उद्गम होता है इसका। और सतलज, चिनाब, रावी और व्यास, झेलम ये इसकी क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी की।
एक बार रिपीट कर लेता हूँ। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और सतलज, चिनाब, रावी और व्यास और झेलम इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी, गंगा गौमुख हिमानी से निकलती है, ठीक है। गौमुख हिमानी ये उत्तरकाशी में पड़ता है, गौमुख हिमानी। और ये यमुना, गंडक, बागमती और रामगंगा आदि की इसकी क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। गंगा की यमुना यमुनोत्री से निकलती है और ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है, यमुनोत्री। और जो यमुनोत्री है, यहाँ से जो यमुना निकली, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। कोसी इसका जो उद्गम स्थल है वो है गोसाईनाथ चोटी, ठीक है। और ये बागेश्वर साइड को निकलती है कोसी। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं लिखू, दूधकोशी, भटकोशी और याथू है। नर्मदा नदी, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। हालन, बंजार और तवा इसकी सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है, ठीक है। चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है और मानसरोवर झील भी कह सकते हैं इसको, उसके आसपास है, ठीक। और ये मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित क्या इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी ये निकलती है सिहावा के पास से, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। वैतरणी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि वैतरणी महानदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। पंचगंगा, दूधगंगा, भाटप्रभा और मालप्रभा, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा ये क्या है, इसकी सहायक नदी है कृष्णा की। गोदावरी त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा और प्राणहिता ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। और भवानी, अमरावती और हेमावती ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, कावेरी की। तो प्रमुख जल संधि देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल, तो जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव एवं मिनिकॉय को जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल, जो 9 डिग्री चैनल है उसके मध्य कह सकते हैं, ठीक है हम। तो 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के। 10 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है, 10 डिग्री चैनल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य है। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के मध्य है। कोको चैनल है कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक स्टेट, तो जो पाक स्टेट है वो है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु एवं श्रीलंका। आगे देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, तो जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील है। भारत में सबसे खारे पानी की झील है, जो सबसे खारे पानी की झील है वो भी चिल्का झील है, ठीक है। तटीय झील भी सबसे बड़ी चिल्का झील हो गई और खारे पानी की झील भी चिल्का झील हो गई। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की झील है वुलर झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो जो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो है चोलामू झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील है, तो जो ज्वालामुखी उद्गार द्वारा जो निर्मित झील है वो है लूनार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील, तो जो हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है हुसैन सागर झील है वो। लोकटक झील स्थित है, तो जो लोकटक झील स्थित है वो मणिपुर में है। बेम्बानाट झील, जो बेम्बानाट झील है वो केरल में है, ठीक है। तो हमने टोटल 50 MCQ देख लिए अपने और एक टॉपिक भी क्लियर कर चुके हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।